नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सी-टेट फरवरी एग्जाम 2026। टुडे सेशन यहाँ पे देखो, सी-टेट पेपर 2 SST, और इसमें यहाँ पे क्लास 6 की मैं हिस्ट्री करा रही हूँ और ये लास्ट चैप्टर है 10 यहाँ पे। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आज यहाँ पे 10 चैप्टर है, लास्ट है, ठीक है ना। इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होगा और सेकेंड पार्ट्स। देखो पार्ट 10 यानी कि चैप्टर यहाँ पे 10 है, सी-टेट फरवरी एग्जाम 2026। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। ऐसा ठीक राइट यहाँ पे, ओके। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर है ना। और सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है, अगर ये PDF चाहिए ना आपको तो फटाफट आप 7505890761 पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। सो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इमारतें, चित्र और किताबें, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले धातु विज्ञान। धातु किस किस से मिलके बनता है, क्या है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारतीय धातु, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी यहाँ पे। यानी कि जब हम हड़प्पा काल पढ़ रहे थे ना, उस समय ही यहाँ पर धातु की जानकारी इन लोगों को हो गई थी, ठीक है। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कांसा किस किस को जो है मिलाकर बनाया जाता है, तो तांबा और टीन। देखो जो तांबा होता है, तांबे से अगर हम कुछ भी चीज़ यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ वस्तु बना रहे हैं और वो सही नहीं बन रही है, तो फिर क्योंकि देखो तांबा है, क्या होगा आपका यहाँ पे कहते हैं ना पूरा यहाँ पर जो है फिसलने से टाइप्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर उससे जो है सही जो भी आप बनाना चाह रहे हैं सही तरीके से नहीं बनेंगे, फिर आप उसमें टीन मिलाएंगे, ठीक है। तो तांबे और टीन को मिला के फिर क्या बनता है, कांसा बनता है। फिर कांसा से आप जो वस्तु बनाना चाहते हैं बना लेंगे, ठीक है। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो धातु विज्ञान के बारे में आप जो है इस तरह क्वेश्चन बनेगा। पहले क्वेश्चन तो ये बनेगा, तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है, बस, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर किस युग से धातु के बारे में लोग जो है जानते हैं, वो है हड़प्पावासी युग से, ठीक है ना। चलिए तो सारी चीज़ें क्लियर है। अभी हम पढ़ने वाले हैं लौह स्तंभ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? लौह स्तंभ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लौह स्तंभ मेहरौली, देखो ये कहाँ पर है, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है लौह स्तंभ। भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। लौह स्तंभ की बात करते हैं, पहले तो ये याद रखिए ये कहाँ पर है, ये है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है भैया? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है। लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत जो है एग्जाम्पल है। यहां से इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि लौह स्तंभ के बारे में विचार कीजिए। नीचे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपको फिर यहां पर देखना है। अगर इसका पूरा कंसेप्ट आपको पता है तो फटाफट आप जो है करेक्ट टिक कर देंगे। चलो अब इसकी बात करते हैं, कितना मीटर ऊंचा है ये, तो 7.2, इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और इसका वजन है 3 टन, ठीक है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे विलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। अब तक इसमें जंग नहीं लगा। लौह स्तंभ आज भी, अभी भी, ठीक है ना। जी हाँ, बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं, अगर कभी दिल्ली जाना हो तो बिल्कुल देखना। आप कुतुब मीनार जाना तो कुतुब मीनार में परिसर में खड़ा हुआ यहाँ पर मिलेगा आपको लौह स्तंभ। और देखो क्वेश्चन यहाँ से पहला ये बनेगा, कहाँ पर है ये? दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ। फिर यहाँ पर ये बनेगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। फिर इसका वजन कितना है? 3 टन से भी ज्यादा। फिर ये क्वेश्चन, फिर यहाँ पे ये इसका स्टेटमेंट बनेगा कि इसका निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ, तो यहाँ पर 1500 साल पहले हुआ। ओके, वहां पर ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डेट चेंज कर दी जाएगी। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे विलेख से मिलती है। हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? और इस पे किस एक शासक का जिक्र है, वो है चंद्र। यहाँ पे इस चीज की भी
ठीक है ना, ध्यान रखें। गुप्त वंश के थे और ये जो यहाँ पर चंद नाम के एक शासक का जिक्र हुआ है, ये गुप्त वंश के थे, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें अभी भी जंग नहीं लगा। क्लियर है। तो लौह स्तंभ के बारे में सारी चीजें देखो यहाँ पर लौह स्तंभ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित कथनों ए, बी, सी और डी मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। बताइए कि यह लोहे से बना हुआ है, इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है, यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था। 1800 साल पहले थोड़ा ही ना बना था, ये 1500 साल पहले बना था। इसका वजन 3 टन के बराबर है, ये सही बात है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई देखो कितनी है, 7.8, यहाँ पर 7.2 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बी भी और सी भी, ठीक है ना। देखो इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर नहीं है, 7.2 मीटर है और 1800 साल पहले नहीं बना था, 1500 साल पहले बना था। इसका वजन 3 टन के बराबर है, सही बात है। यह लोहे से बना है क्योंकि लौह स्तंभ है तो लोहे से तो बना होगा, सही बात है। तो यहाँ पर ए और डी जो ऑप्शन है ना हमारा, वो बिल्कुल राइट होगा। ए और डी सही है, जबकि बी और यहाँ पर सी आपका गलत है। क्लियर है। चलिए, सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। अभी हम बात करते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारत। देखो ईंटों और पत्थरों की इमारत, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इमारतें, चित्र और किताबें। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला। देखो टीला ऐसा बनाया जाता है यहाँ पर इस तरह से और ऐसे फिर इसको ढक दिया जाता है, ठीक है ना, ये आपका टीला है। क्लियर है। ईंटों और पत्थरों की क्या है, इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। इन डिब्बों में बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, लौह स्तंभ, हड्डी या फिर राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा भी कहते हैं। तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें, तो यहाँ से देखो किस तरह क्वेश्चन बनेगा। आपका स्टेटमेंट की बेसिस से क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, टीला। इस चीज को ध्यान रखें। और ये कैसे होते हैं, जो टीला होता है ये गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, कभी कभी बड़े या छोटे भी होते हैं। ओके, इस तरह से। और ये जो टीला यहाँ पर बनाया जाता है, मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या चीजें रखी गई है। तो इसमें दांत, लौह स्तंभ, हड्डी, राख, और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं और इनमें ये चीजें रखी गई है और इसे धातु मंजूषा भी कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले की ईंटों से ढका दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। देखो प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। पहले जो स्तूप बनाया जाता था, पहले स्तूप आपका मिट्टी का इस तरह से यहाँ पर और इस तरह, फिर यहाँ पर जो है ये पहले धातु मंजूषा के ऊपर रखा गया, फिर क्या होता था, मिट्टी का टीला होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आगे की जो है जनसंख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे और नहीं यहाँ पे टेक्निकल यूज होती गई, तो फिर बाद में स्टीलों को हम ईंटों से बनाने लगे और यहाँ पर गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से भी ढक दिया। यानी कि पहले मिट्टी से, फिर ईंटों से, फिर पत्थरों से बनाने लगे। ठीक है ना, याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सांची का स्तूप कहाँ पर है, यहाँ से पहला यही क्वेश्चन बनेगा। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश। देखो इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। यहाँ पर देखो सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सांची का स्तूप है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पहले यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा स्टेटमेंट में कि सांची का महान स्तूप, ठीक है ना। और इसके बारे में आप जो है यहाँ पर विचार कीजिए, चर्चा कीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल पहले, ये देखो ये नहीं पता कि कब हुआ, लेकिन ये पता है कि कई सौ साल तक चलता रहा है। ठीक है ना।
यहीं पर इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। ओके, और जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखें। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। ओके, ठीक है ना। सॉरी फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी। ये क्या, ठीक है ना, सॉरी, कुछ अर्जेंट वर्क था। अब देखो सांची का महान स्तूप, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। किसके जमाने का? अशोक के। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट में। ओके, और कैसे क्वेश्चन बनेगा? और यहाँ से जो है ये भी पूछा जाएगा कि स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, वो उसे क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ। यहाँ पर इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। देखो, जिस रास्ते को रेलिंग से घेरा जाता था, जिस रास्ते को रेलिंग से घेरा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे यहाँ पर वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। तोरण, रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुदेर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताया, पहले मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बताया है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका निर्माण कई सौ साल पहले हुआ। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। इतनी चीज़ें याद रखें। अशोक का शासक था उस समय का है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये चीज़ें हमने बताई। स्तूप की चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है। रेलिंग को वेदिका कहा जाता है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। तोरण, रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। तो ये चीज सारी आप ध्यान रखिए। ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पर देखो अमरावती। अब हम अमरावती के बारे में जानने वाले हैं। अमरावती यहाँ पर है, आप इमेज में देख सकते हैं। अमरावती यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। देखो अमरावती में भी क्या है? एक स्तूप की बात करें तो एक अमरावती में भी एक क्या है? स्तूप है। तो लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ी को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। पहला तो ये क्वेश्चन कि अमरावती के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है ना। नीचे ऑप्शंस होंगे। पहला तो ये चीज ध्यान रखना है, इसका निर्माण लगभग कब हुआ? 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र जो है उकेरे गए। अमरावती। ठीक है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? 1 मिनट ओनली। ओके, सो यहाँ पर देखो हम बात करने वाले, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। ठीक है ना, इस काल में। और फाइनली यहाँ पर देखो हम अमरावती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अमरावती जगह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्तूप था। ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह
होता था जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। तो देखो अमरावती से क्वेश्चन बनेगा कि अमरावती के बारे में विचार कीजिए, चर्चा कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे भी स्टेटमेंट बनेगा कि इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन हिंदू मंदिरों में किन किन की मूर्ति थी, ठीक है। तो विष्णु भगवान की, शिव भगवान की, दुर्गा की, देवी देवताओं की। देखो सीटेट पेपर 2 SST में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग वाले स्टेटमेंट वाले। पूजा भी होती थी मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या कहता था, गर्भगृह होता था। यहाँ से भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा जहाँ पे क्या होता था, मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे, ठीक है ना। अमरावती की एक शिल्पकृति, अमरावती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां पर लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है ना। फाइनली मैंने डिस्कस किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे हम अमरावती के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अमरावती की यहाँ पे सारी चीज़ें हमने अक्सर देखी, ठीक है ना, मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए कहाँ पर किस भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ध्यान रखिए कहां पर, भीतर गांव, जिसे क्या कहते थे, शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां पर लोग क्या होते थे, इकट्ठा होते थे, ठीक है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा, सो आपको देखना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। बात करेंगे महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकारस कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के काम में बनते थे, ठीक है ना, ठीक है, नीचे के काम में। तो देखो अब महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर की बात करें। महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर कैसे बनाए जाते। देखो जो महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर है कैसे बनाया गया, सारी चीजें बता रहे हैं इसमें। तो कैसे, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एकारस कहते हैं, सॉरी एकाश्रम कहते हैं। ध्यान रखें ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होता था। ईंट से बनी इमारतों के नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए, कैसे, इमारतों के नीचे से एक एक तह जोड़ते हुए फिर ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के काम में बनाते थे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो ये है जो मंदिर, इस तरह से, ये इस तरह से बनाए जाते थे। क्लियर है, दिख रहा है ना आपको। अमरावती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐहोल का जो यहाँ पे मंदिर है दुर्गा मंदिर है, और यह लगभग कितने साल पहले बनाया गया, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया। ओके, चलिए अभी देखो स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, इसके लिए काफी धन खर्च होता। देखो स्तूप या मंदिर किस तरह बनाते थे उस समय, स्तूप और मंदिर की बात कर रहे हैं, किस तरह बनाए जाते थे। तो भैया स्तूपों और मंदिरों को देखो, कुछ भी काम करोगे आप, बिल्कुल ठीक है ना, हर एक कार्य के लिए भैया धन तो खर्च होता ही है, ये तो क्लियर है। इसलिए आमतौर पर राजा या
रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। अब देखो स्तूप और मंदिर आम आदमी नहीं बनवाते थे क्योंकि ज़्यादा खर्चा होता था, कौन बनवाएगा, तो भैया यहाँ पर जो है कौन बनाएगा, राजा होते थे उस समय, वही बनवाते थे। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। पहला काम ये क्या करते थे, अच्छी किस्म के अच्छी क्वालिटी के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना जो है होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। अब देखो किस तरह बनाए जाते थे स्तूप और मंदिर, यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, इस पर चर्चा कीजिए। तो ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसे रटिए, ठीक है ना, तभी आपका काम चलेगा। अब देखो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा ना बहुत लॉन्ग चैप्टर्स है, ठीक है, बाकी की चर्चा हम कल के सेशन में करेंगे। यहाँ पर उड़ीसा का जो जैन मठ है इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ध्यान रहे ये हमारा पार्ट फर्स्ट है क्योंकि बहुत लॉन्ग चैप्टर्स हैं यहाँ पे, और अगर हम एक ही सेशन में सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे तो यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग वीडियो होगी और आप देखने में उसे बोरिंग फील करेंगे, ठीक है ना, और आपकी समझ भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।